नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSAT 2022 का पेपर। विल बी स्टार्टिंग विद द क्वांट्स एंड द रीजनिंग पार्ट फर्स्ट। सो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? अब तो हमारा एग्जाम हो गया। सो दिस इज नॉट जस्ट अ सोल्यूशन वीडियो जिसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल बी गिविंग यू a thorough explanation. I'll be trying to give you a thorough explanation for each question, so that if you are giving your time or if you are investing your time into this particular video, आपके concept clear हो जाए उस particular question से, उस particular topic से. That is what approach would be. So let's say we have taken 40 to 45 questions from LR and quants combined. ठीक है, और उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 to 15 क्वेश्चंस करके वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 3 or 4 पार्ट्स, जितना भी हो जाए. Then we'll be taking a separate video on the RC, that is the reading comprehension part. So that is our roadmap. Now, starting with the first question. So with every question, I'll be giving you the topic, the concept, and with the solution as well. So starting with the first question, what is the value of x in the sequence? So it's a number series question. तो पहले मैं topic लिख देता हूँ, number series. Okay, now अगर आपको ध्यान में होगा पिछली बारी भी ऐसा इस पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था और मैंने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आपके पास एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, उसका ग्राफ देखो, उसका फ्लो देखो कि एलिमेंट्स कैसे फ्लो कर रहे हैं. सो इफ आई ट्राई टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, 20 देन 10, 20 मान लो यहाँ पे 10 नीचे जा रहा है, then again we are at 10 and then it is 15, 30, 75, it is continuously increasing. तो अगर एक बारी ग्राफ गिर के only just one and it goes on increasing, if this is the graph or I can say this is the flow of elements in a number series, then I can be 100% sure that the multiplying factor for the first element would be equal to half or 0.5. Half is equal to 0.5. सेम थिंग. मतलब अगर ऐसा ग्राफ मुझे कोई भी एलिमेंट्स में मिलता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, तो पहले एलिमेंट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो हाफ होगा या 0.5 होना है, दैट इज सर्टेन. अब उसके साथ कुछ और वेरिएशन हो सकती है. नाउ लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हाफ हो रहा है, 20 से आप 10 कैसे जा सकते हो? इफ़ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 20, अगर मैं इसका हाफ करता हूँ आई विल गेट 10. If I take the half of this, now again from 10 it is becoming 10. ठीक है, तो this is one time, this is into 0.5, this is into 1. Now what about the next elements? Let's see. The next element is 15. The next element is 15, which means 10 into 2 तो नहीं हो रहा है, but it is more than one time and less than 2 times, so it is simply into 1.5 times. I have started with the multiplying factor 0.5. अब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि कैसे चेंज हो रहा है. पहले बारे में 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है. आई कैन बी श्योर दैट द नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी into 2. So 15 into 2 is 30. That is my next element. Now the next multiplying factor is obviously 2.5. So 30 into 2.5 is 75. What would be the next multiplying factor? The next multiplying factor is 3. 75 into 3, 7 3s are 21, 5 3s are 15. So it is 225. इस तरीके क्वेश्चन पिछली बारी भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें और भी वेरिएशन था. ये तो काफ़ी सिंपल फ्रंट पे है, बट मैंने आपको बोला भी था कि ये आप प्रैक्टिस करो. चलो let's move on to the next part. Again, second is a question based from the topic number series. Let's see. What is the value of x in the sequence? The sequence is, I'll write it out the sequence, 2, 12, 36, 80, 150 and then the missing element x. If I try to plot the graph, अगर मैं इन एलिमेंट्स को ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये एक अपवर्ड मूविंग ग्राफ है. अपवर्ड मूविंग ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ इज अपवर्ड, विच सिंपली मीन्स या तो यहाँ पे एलिमेंट्स में प्लस हो रहा है और एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है मतलब उसमें आप ऐड करते चल रहे हो या फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते या फिर सब्ट्रैक्ट करते. तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. ना 2 से 12 हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स से द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 10.
12 से 36, what is the difference? 24. 36 से 80, the difference is of 44. Now next, 80 to 150, the difference is of 70. यहाँ पे भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा हमें कि क्या हो रहा है. Let's see. If I further take their difference, 10 and 24, the difference is of 14. What is the difference here? 24 and 44, the difference is of 20. Next, if I look at the next part, 44 and 70, the difference is of 54, 64, and then 26. Now do I have a pattern? Yes, I do have a pattern. पहला 14 है, फिर 20 हो रहा है, फिर 26 हो रहा है, तो I can be sure that the next difference would be of 32, addition of 6. तो अगर ये 32 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा 102. तो 150 plus 102, the value of x would be 150 plus 102. That is simply 252. That is there as option number B. So you see, we have invested our time. हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों के हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाउ टू टैकल अ सिमिलर क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि अगली बार ये नहीं आने वाला है. यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन नंबर सीरीज. नंबर सीरीज से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, this is the question on direction sense. Forms the part of your logical reasoning or LR part. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. डायरेक्शन सेंस का मतलब है there are 4 major directions: north, south, east and west. These are the 4 main directions. अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो कार्डिनल डायरेक्शंस आ जाते हैं: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. अब देखते हैं इसका ज़रूरत है या नहीं है, बट दिस इज अ कॉम्पस, 8 डायरेक्शन कॉम्पस. ना 2 friends X and Y start running and they run together for 50 meters in the same direction. 50 meters in the same direction. अब मैं इस सेम डायरेक्शन को ऐसे स्ट्रेट भी मान सकता हूँ, मैं कहीं पे भी मान सकता हूँ. लेट्स से X and Y ran this direction and they ran for 50 meters. Now, X turns right and runs 60. X turns right and runs 60. This is 60 meter, let's say, and X is here now. What about Y? Y turns left and runs 40. Y turns left and runs 40. Let's say this is 40 meter and Y is here. Now, X turns left and runs 50 meter. X is facing east direction. East से अगर आप left लेते हो, so you go up. So this is 50 meters and X is here. What about Y? Y turns right. Y is अभी west की तरफ face कर रहा है. अगर वो right turn लेता है, right का मतलब है, see one more thing, right or a left turn अमाउंट्स टू अ मूवमेंट ऑफ 90 डिग्री मूवमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर कोई लेफ्ट और राइट कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टेकिंग अ मूवमेंट ऑफ 90 डिग्रीज. ओके, नाउ वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 meters. Y is here now. The question is, and then stops. How far are the 2 friends from each other now? How far are the 2 friends? They are 60 plus 40, which is 100 meters apart. It's there in option number A and that is my correct answer. So let's see another question. Okay, so this particular question is a mixture. So it's a question on direction sense, बट इफ़ यू लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछेंगे. इस फॉर्मेट को बोला जाता है डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन. दैट मीन्स डेटा सफिशिएंसी कोई अलग से टॉपिक नहीं है. आपके पास जितने भी टॉपिक्स बनते हैं क्वांट्स में, एलआर में, जितने भी टॉपिक्स हैं, कैलेंडर ले लो, सिलॉग ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो आप,
उसको that can be converted into a question of data sufficiency. Let's say we are talking about percentage, so any question of percentage can be converted into a question of data sufficiency. Data sufficiency का क्या rule होता है? The format is you will be given a question followed by generally two statements. उसके बाद ये ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि you can answer this question with the help of statement 1 only, you can answer this question with the help of statement 2 only, or you cannot answer this statement with the help of both the statements, or if you combine these two statements only then you can answer this question. So these are the basic format of a data sufficiency. कुछ minor changes हो सकते हैं बट ये जनरल पैटर्न रहता है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन का. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. और इसको तरीका क्या है? तरीका ये है, यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आप क्वेश्चन को रीड करो. हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू? हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू? दैट इज माई क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे ही फोकस करूंगा. मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1. ये तरीका है डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व करने का. How far is P from Q? City Q is 18 kilometers from R. Suppose यहाँ पे Q है, यहाँ से मैं मान लो इस तरीके से यहाँ पे 18 किलोमीटर्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ R. Also you should know that what are the direction. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. चलिए अभी कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं, तो मैं इससे एक स्टेटमेंट से ये इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकता हूँ जिससे मेरा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है. क्वेश्चन आप देखो, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू. क्या यहाँ से आप सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू विल हैव टू पुट अ क्रॉस. नाउ अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन. हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू. नाउ आई ट्राई टू आंसर दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2. सो आई विल राइट स्टेटमेंट नंबर 2 and 2 alone. City P is 43 kilometers. Let's say this is 43 kilometers from R. City P is 43 kilometers from R. Suppose ऐसा कुछ है हमारे पास. Now, क्या आप क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो? हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू. यहाँ पे तो सिर्फ पी और आर है और पहले वाले में भी, तो इसमें भी आपको क्रॉस करना होगा. इसका मतलब ये है कि आप directly or with the help of only statement number 2 you are not able to answer this question, or let's say statement number 1. तो इसलिए 2 कट आ गए. थर्ड स्टेप इसका होता है, you try to combine these two. जब दोनों में क्रॉस आ गया then you read the question and you try to combine these two statements and try to answer it. So if I try to combine these two, मुझे दिखता है कि Q और R इस तरीके से है और P और R इस तरीके से है. तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, क्यू आर दिस इज 18 एंड समवेयर अराउंड हियर वुड बी पी एंड पी इज 43 टोटल, द टोटल डिस्टेंस. दिस इज वन वे. यहां से मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. बट वॉट इफ Q and R this is 18 kilometers and P is somewhere around here, or P could be somewhere around here. In this case ये add हो जाएगा 43 kilometers. Let's say this is 43 kilometers. P can be anywhere, right? P could be here also, P could be here also, anywhere. क्योंकि डायरेक्शन स्ट्रेट अवे मेंशन नहीं है, आई कैन नॉट कम टू अ डायरेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस. यू गेट द आइडिया. अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ पी का तो आंसर चेंज हो रहा है. एक जगह पे मेरा आंसर हो सकता है 18 प्लस 43, एक जगह पे मेरा आंसर हो सकता है 43 माइनस 18. तो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट आंसर बिकॉज वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ पी एंड वी आर नॉट सर्टेन. कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट में डेफिनेट पोजिशन उसका नहीं दिया हुआ है. दैट इज द ओनली रीजन विल हैव टू मार्क दैट even if we combine both the statements they are not sufficient to answer this. That is the last one. Both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question. That is option number D. That means कि अगर हमने ये तब बोला जाता है जब हमने combine भी करके देख लिया तब भी उससे नहीं हो पा रहा है. That is how it is. I hope this is clear. Now moving on to the next part. So it's a question on syllogism. We can say statements and conclusion part. Let's see.
इसमें क्या होता है, एक बेसिक इंस्ट्रक्शन, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में आपको ये बेसिक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा दैट यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स. रीड ऑल द कंक्लूजन देन डिसाइड विच ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं या कंक्लूजन हो सकते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो जनरली ट्रू नहीं है, बट आपको स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है हमेशा. द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू. That is my approach of solving these questions. Now, I'll try to draw the diagram. All pens are books. All A, that is all pens are books. Now, next. No chair is pen. I can call it a chair here. डन. इसका मतलब ये है कि ये जो चेयर वाला पार्ट है ये पेन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट ये जो चेयर वाला पार्ट है बुक के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है. पहली चीज. सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वंस यू हैव ड्रॉन अ डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेड बोथ द और मोर देन टू स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल डायग्राम, आपको चेक करना है कि कंक्लूजन का टाइप कैसा है. मतलब कंक्लूजन के दो टाइप होते हैं, ये हमने डिटेल वीडियो में किया हुआ है, आप सबको भी पता है. कंक्लूजन डायरेक्टली पूछ रहा है या फिर पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है. तो अगर पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं है, मे बी, कैन बी, चांसेस वाले वर्ड नहीं दिख रहे हैं आपको कीवर्ड, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन और डायरेक्ट कंक्लूजन. सो ऑल दीज आर डेफिनेट कंक्लूजन. वी हैव टू सी वेदर दे आर ट्रू और नॉट. और डीसी या फिर डेफिनेट कंक्लूजन के लिए एक चीज़ बोली जाती है, अगर वो ट्रू है तो इट शुड होल्ड ट्रू इन 100% ऑफ द केसेस. मतलब अगर वो 99% ऑफ द केसेस में ट्रू है, एक में फॉल्स हो गया, तो वो डेफिनेट नहीं है. किसी भी चीज़ के लिए आप डेफिनेट कब होते हो, जब आप 100% श्योर हो. मतलब इसमें फॉल्स आ गया तो वो डेफिनेट नहीं है. सिंपल एज दैट. अब चेक करते हैं. ऑल चेयर्स आर बुक्स. ऑल द चेयर्स आर बुक्स. नहीं, यहाँ पे तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं. तो लेट्स पुट अ क्रॉस हियर. Some chairs are pens. Some of the chairs are pen. No chair is pen. So it cannot be. All books are chairs. All the books are chairs. Clearly not. No chair is a book. देखो, चेयर यहाँ पे आ सकता है. चेयर ऐसे भी बना सकते हैं अपने लोग. बस चेयर और पेन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. तो ये बोलना कि नो चेयर इज अ बुक इज अ डेफिनेट कंक्लूजन. पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये क्रॉस हो रहा है. अगर ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन के लिए पूछ लिया जाता तो ये ट्रू हो जाता. ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, सो आई विल बी मार्किंग ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 statements followed by 3 conclusions. Same instruction is given to me. That means the statements are always true. The statements are always true. The statements are always true. Now let's try to draw the diagram. Some doctors are teachers. Some of the doctors are teachers. Now, all teachers are engineers. Statement number 2. All teachers are engineers. Next statement is all engineers are scientists. Chalo. With this we have drawn the diagram to represent this particular question. Now let's see the options first. Conclusion: some scientists are doctors, all engineers are doctors, some engineers are doctors. All of them are talking about definite conclusion क्योंकि possibility वाला कोई भी word मिल नहीं रहा है. तो अगर ये ट्रू होंगे तो ये सारे केसेस में ट्रू होने चाहिए. Some scientists are doctors, some of the scientists are doctors. एक इंटरसेक्शन तो हमेशा रहेगा. So this is true always. All the engineers are doctors. All engineers are doctors. nahi, what about this part? So it is wrong, definitely not true. Some engineers are doctors. Yes, some engineers are doctors. Some part. So 1 and 3rd seems to follow. Both 1 and 3rd follow. Option C is the correct choice. Okay. So this was from the logical reasoning segment. We have done 6 questions and you can see
आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन पार्ट एज वेल सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, और ये हर बारी रिपीट होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, मूविंग ऑन. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which of the following represents Lucknow? Keyword है यहाँ पे reverse हो रहा है. You can call this a question on alphabet series, or it could be put under the coding decoding part. Either way, it's a question of your logical reasoning segment. ठीक है. रिवर्स के केस में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. मैं पहले एक बार आपको बेसिक समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक दो रूल बता देता हूँ कि क्या करना है. बेसिक क्या है कि अगर मैं मान लो ABCDEFGHIJKLMNOP XYZ लिखता हूँ, तो रिवर्स का मतलब है कि ए के ऑपोजिट में EFGHIJKLMN, यहाँ पे आपको समझना होगा कि M के ऑपोजिट में N आता है, N के ऑपोजिट में M आता है. ये कीवर्ड है, ये समझना है आपको. OPQRSTUVWXYZ. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये रिवर्स है, मतलब A के रिवर्स में Z आएगा, B के रिवर्स में Y, C के ऑपोजिट में X, D के ऑपोजिट में या रिवर्स में W आएगा. ऑपोजिट बोल दो या रिवर्स बोल दो, इट्स द सेम थिंग. इसके केस में वी फॉलो द रूल ऑफ 27. द रूल ऑफ 27 मीन्स, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ A प्लस Z आर ऑपोजिट, तो दिस शुड बी इक्वल टू 27. व्हाट इज द कोड ऑफ A? कोड ऑफ A इज 1, Z का कोड है 26, तो आप देखो 27 आ गई. अब मान लो M और N चेक करते हैं. व्हाट इज द कोड फॉर M? M प्लस N, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स. M प्लस N शुड बी इक्वल टू 27, राइट. नाउ M प्लस N अगर 27 के बराबर है और मुझे पता है कि M की वैल्यू 13 है, देन इट शुड बी 14 एंड दिस इज इक्वल टू 27. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक भी एलिमेंट का कोड पता है 1 से 26 में से, तो आप उसका ऑपोजिट या रिवर्स वर्ड निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और द रूल ऑफ 27. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. अब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड मुझे लेटर दिख रहा है C के ऑपोजिट में क्या आता है? X. तो आप देखो थर्ड वाले में सबके X होने चाहिए, सब में X है, तो इससे मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ. अच्छा, N के लिए M होना चाहिए, राइट. N एंड M आर ऑपोजिट, तो अब देखो N के लिए M सब में है, मैं इससे भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ. लेट्स लुक एट द लास्ट वन, W के लिए ऑपोजिट क्या होगा? W के लिए ऑपोजिट होगा D. तो D यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे W है, तो ये दोनों ऐसे ही कट हो गए. आपको समझ में आ रहा है क्यों? अब इन दोनों में मुझे चेक करना कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है. तो XPMLD O और O पहले वाले में है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड, U के ऑपोजिट में आता है F. आप यहाँ पे भी देख सकते हो U के ऑपोजिट में है F. U के ऑपोजिट में अगर F आता है तो ये मेरा आंसर हो गया, ये कट हो गया. अब U का अगर मुझे कोड पता है इजोटी से, इजोटी इज अ वे ऑफ रिमेंबरिंग द कोड्स 5, 10, 15, 20, 25. U वुड बी 21. ठीक है, तो U प्लस आई डोंट नो मिसिंग वेरिएबल, दिस शुड बी इक्वल टू 27. U का कोड है 21, तो 21 में क्या ऐड करोगे कि 27 आएगा? यू हैव टू ऐड 6 टू दिस, और 6 का कोड होता है F. These are the different ways of analyzing it. मैं यहाँ पे क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम, बट यू गेट द आइडिया, राइट. कि आप अगर इसको थोड़ी चीज़ें अगर आपको पहले से पता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप कैसे उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हो, और जस्ट बाय लुकिंग एट फ्यू लेटर्स यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं. चलो फिर से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज, और हर बार एक ऐसा क्वेश्चन रहता ही है इस तरीके से, बट आई वुड से दिस अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ साथ इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ अ क्वांट पार्ट.
और ऐसा भी नहीं इट्स वेरी टफ, इट्स अ सिंपल वन इफ़ यू गेट द आइडिया। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपने एवरेज वाला चैप्टर किया होगा तो उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज दिए थे, दैट इज टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. So how do you calculate the sum of first and natural numbers? The sum of first n natural numbers is given by n into n plus 1 by 2. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5 नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 और मुझे अगर इनका सम लेना है तो मैं कर सकता हूँ 5 प्लस 1 बाई 2 जैसे 5 इंटू 6 बाई 2 15. अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे 15 ही मिलेगा. दैट इज द फॉर्मूला. नाउ व्हाई आर वी यूजिंग इट, वो समझना है कि क्यों यहाँ पे इट्स अ क्वेश्चन ऑन अल्फाबेट सीरीज, सो व्हाई आर वी यूजिंग दिस नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, ये समझना है आपको. पहले आप देखो, अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करोगे यू विल सी इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ ए बी सी ABCD ABCDE. आपको पैटर्न दिख रहा है, तो यू कैन कॉल दिस एज 1 2 3 4 5. मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आएंगे वो ABCDEF तक होंगे, मतलब 6 फिर 7, ऐसे कर करके भी बढ़ते चलेंगे. राइट, यही फॉलो हो रहा है. एक बार आप इसको यहाँ पे पॉज कर सकते हो, एक बार आप इसको अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो. ना विच लेटर अपीयर्स एट दी 100th प्लेस, ये पूछ रहा है. अगर मैं इस प्लेस की बात करूँ तो आप देखो कितने प्लेस पे आ गए आप. अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, उस तरीके से 100th प्लेस पे क्या आएगा, तो ये एक्चुअली में तो नंबर्स है ना. आप देखो कि सम ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स, ये मुझे थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, क्या वैल्यू ऑफ n रखूँ मैं कि ये नियर अबाउट 100 से कम में रहे या 100 के बराबर हो जाए. लेट्स सी कौन सा वैल्यू हो सकता है. सो इफ आई ट्राई टू पुट लेट्स से 6, अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ, लेट्स से आई एम पुटिंग जस्ट 6, तो 6 पुट करें. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 6, दिस वुड बी 6 इंटू 7 बाई 2 विच इज़ 21. कहीं से भी 100 के आसपास नहीं है. चल मुझे आइडिया मिल रहा है कि मुझे वैल्यू बढ़ाना होगा. लेट्स पुट 10, n इज इक्वल टू 10 इंटू 11 बाई 2 55. मुझे समझ में आ रहा है कि 10 से भी ऊपर रखना होगा. लेट्स से इफ आई पुट 13 इंटू 14 बाई 2, इफ आई पुट इट एज 13 it would be 91. That means मुझे सम मिल गया 91. मतलब यहाँ पे 91 टर्म्स आ जाएंगे अगर n की वैल्यू 13 है. तो 13 का मतलब क्या है यहाँ पे, या यहाँ पे 4 का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट 4 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं. 5 का मतलब है वो फर्स्ट 5 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं. 13 का मतलब है वो फर्स्ट 13 लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम A यूज़ हो रहे हैं. तो वहाँ तक मैं 91 पे मैं पहुँच चुका हूँ, 91th एलिमेंट पे हूँ. अब मुझे नेक्स्ट 9 देखना है, तो नेक्स्ट 9 का मतलब कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ABCDEFGHI. आई आ जाएगा 100 पे, क्योंकि 91 प्लस 9 इज इक्वल टू 100. आई इज देयर इन ऑप्शन नंबर C एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. इसको आप एक दो बारी पॉज कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा. इवन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू गिव यू अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, LR, इट्स बेस्ड ऑन क्लॉक्स. और यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट हो रहा था, तो एक बार इसको देख लेते कि क्या है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिटवीन 3:16 PM and 3:17 PM. Both hour hand and minute hand coincide. Coincide का मतलब क्या होता है? Let's try to understand it first. Coincide का मतलब होता है overlap करना. मतलब straight तो वो होंगे बट उनको overlap भी करना है. Coincide ये मतलब है. तो क्या ऐसा हो सकता है
मेरे पास फॉर्मूला है, और आप एक बार इसको लॉजिकली भी देख सकते हो, 316 और 317 के बीच में तो हाँ वो कर जाएगा, बट लेट्स be very accurate on this with the help of a formula. So the formula goes by x plus minus y into 2 by 11, wherein x is the initial angle starting of the hour and y is equal to the required angle. तो अगर ओवरलैप हो रहा है या कंसाइड हो रहा है तो इस केस में क्या होता है, एंगल 0 डिग्री होगा और इनिशियल एंगल एट 3 समथिंग, तो 3 PM और AM कितना हो जाएगा 90 डिग्री. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज 90 प्लस माइनस 0 इंटू 2/11. सो माइनस वाला सिनेरियो हट जाएगा. 90 इंटू 2 दैट इज 180/11. So it is 1 time 11, then we get 70, so 6 times, that is 66, 4 by 11. So the time would be 3:16 4 by 11 PM, which is exactly between these two times. तो ये तो होगा, it follows. Now let's look at the second one. Between 4:58 PM and 4:59 PM, both minute hand and second hand coincide. Again it overlaps. Now it is talking about minute hand and the second hand. Second hand के लिए क्या होता है, आप एक बार इमेजिन करो, अगर second hand है तो वो every minute hand से coincide करेगा या नहीं. And we are talking about a time frame of 1 minute here. So it is obvious that the second hand will coincide with the minute hand. पहले वाले केस में आवर और मिनट था, यहाँ पे मिनट एंड सेकंड है. तो ये 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम लोगे तो सेकंड हैंड तो एक बार ही कंसाइड करेगा ही करेगा मिनट हैंड से. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स हियर. आई होप यू गेट द आइडिया. सेकंड वाले में सॉल्व नहीं करना था, उसको समझना था कि कीवर्ड्स क्या है मेरे. सेकंड हैंड है. नाउ मूविंग ऑन. ओके. In a tournament of chess having 150 entrants, मतलब इतने players, ठीक है. A player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or a draw. How many matches are to be played in the entire tournament? इसका आंसर ऐसे होता है कि आप 150 अगर है तो आप देखो कि अगर 2 लोग एक बारी में खेलेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करो तो कितने विनर्स आएंगे. So take the half of this, that is 75 winners. Now 75 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कितने आ जाएंगे, 37 winners plus 1 would be left out. Now again 37 plus 1 that is 38. 38 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, now I will be getting 19 winners. Now 19 winners को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, so I will be getting 9 winners plus 1. 10 को डिवाइड करूंगा, so I will be getting 5 winners. 5 को डिवाइड करूंगा, I will be getting 2 winners plus 1. So 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, I will be getting 1 winner plus 1. फिर ये 2 हो गया, 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 winner मिल जाएगा. Now what I need to do for the final answer is add these things up. This is the explanation part of it. If I add them up, what do we have? Let's see. So 5 plus 2 is 7 plus 2 is 9, 9 and 9 is 18. So यहाँ पे 18 हो गया. I'll have to leave out this part. Plus 1 plus 1 plus, you'll be leaving out. Only the winners will be added. So 18 and then 19, then 37 plus 75. Let's quickly add them up and let's see what is the answer here. So we try to add them up. 7 5 12 12 और 9 हो गया 21 and 8 is 9 7 3 10 to 149. That is there in option number C. So I hope this part is really clear to every one of you. Okay, so this 11th is based on permutation. We'll try to take up starting from permutation in a new video. All right.